पीसीएस मंत्रालय चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग बीपीएससी 69th परीक्षा जो कि 30 सितंबर 2023 को होने वाली है उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी की बात करने हम लोग आए हुए हैं। अभी हम लोग बात करेंगे आपको जो 60 डेज बचे हुए हैं परीक्षा में, लगभग 60 दिन बचे हुए हैं। वो 60 दिनों में आप लोगों को क्या करना है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रेटजी वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसकी बात करें तो अभी हम लोग ये बीपीएससी में नॉर्मल अभी आपको पोस्ट की बात करें तो 69 बीपीएससी में लगभग आपको 331 पोस्ट हैं ये कि, और आपको 10 पोस्ट सीडीपीओ के लिए। तो फिर ये दोनों पोस्ट के लिए आपको लगभग सभी जो भी इंसान केवल ग्रेजुएट हो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दो और पोस्ट है, जैसे कि आपका एक पोस्ट है ये आपका फाइनेंशियल ऑफिसर का है, तो यहाँ पे आपको 100 पोस्ट हैं, और ये दूसरा पोस्ट है आपका डीवाईएसपी का है जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में है। तो यहाँ पे वो लोगों के द्वारा टेक्निकल डिग्री मांगा जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग एक बार नोटिफिकेशन को आप लोग पढ़ लेंगे। तो टोटल मिला के हम लोग बात करें तो फिर आपको 442 ही वैकेंसीज हैं, जिसमें से आपको जो 69th कंबाइंड वैकेंसीज होता है वो आपको 331 पोस्ट हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रेटजी वीडियो को। यदि हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, मतलब प्रीवियस ईयर जो आपको मतलब प्रीवियस 3-4 साल से जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, परहैप्स ये 66 से हम लोग बात कर रहे हैं। 66 हुआ, 67th वाला जो पेपर कैंसिल हुआ, फिर दोबारा 67th हुआ, फिर आपका 68th एग्जाम हुआ। तो फिर ये सारे परीक्षा में कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से। तो यदि हम लोग इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री से आपको लगभग 35 सवाल मिल रहे हैं देखने को, और ये 35 सवाल में से 7 से 8 सवाल आपको बिहार स्पेशल से हैं। जैसे मतलब कि आपको बिहार का इतिहास पूछ दिया, जो भी आपको डायनेस्टीज बिहार में थे, या फिर जो भी आपको ब्रिटिशर्स का डेवलपमेंट बिहार में हुआ, या फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी चेंजेस लाए गए आपको बिहार में, वो सबको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है आपको साइंस का। तो साइंस से आपको 30 सवाल मिल रहे हैं देखने के लिए, और ये 30 सवाल पहले होते थे कि पहले बायोलॉजी से थोड़े ज़्यादा प्रश्न आते थे, बट यदि आप तुरंत के परीक्षा पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको 10-10 सवाल तीनों सेक्शन से देखने को मिल रहे हैं। 10 सवाल आपको फिजिक्स से हो गए, 10 सवाल केमिस्ट्री से, और 10 सवाल बायोलॉजी से। इसके बाद हम बात करें फिर करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है। ये हम आपको 30 सवाल करंट अफेयर्स अभी देखने को मिल रहा है। ये हम आपको नॉर्मल का ये करंट का बात बोल रहे हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी जो आपको अभी पूछा जा रहा है, उसमें भी आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे से लगभग 7-8 सवाल करंट बेस्ड रह रहे हैं। मतलब ये आपको बजट सर्वे और या फिर जो भी आपका सर्वे है, जैसे कि आपका फॉरेस्ट सर्वे हुआ, तो वो सबको मिला के 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। उसके बाद बाकी की सवाल 2-3 सवाल इकोनॉमिक्स के भी करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही बन रहे हैं। तो फिर यदि हम लोग टोटल करंट का बात करें तो आपको 35-36 हो जाता है टोटल करंट। बट यदि आप कोर करंट की बात करोगे, जो कि आपको नॉर्मल पूछता है, तो मतलब जो कि आपको इकोनॉमिक्स को छोड़ के जो होते हैं, वो आपको 30 सवाल करंट के देखने को मिल रहे हैं, और वो 30 में से 10 सवाल बिहार के रहे। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप जाकर उसको 68 और 67th वाला जो पेपर हुआ था वहाँ पे आप जाके देख लो। 10-10 सवाल आपको करंट के वहाँ दिए हुए हैं, जो कि आपको बिहार स्पेशल के करंट है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो आपको ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पहले उतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन तुरंत की बात करें तो अभी जो है आपको ज्योग्राफी का वेटेज धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है बीपीएससी के पेपर में। तो यहाँ से आपको लगभग 20 सवाल देखने को मिल रहे हैं, और 20 में से आपको 5-7 सवाल बिहार से, बिहार का जो आपका नेशनल पार्क हो गया, बिहार का जो आपको रिवर्स हो गए, वो सबसे सवाल देखने को यहाँ मिलते हैं। इसके बाद बात करें तो आपको इकोनॉमिक्स से भी 15 सवाल देखने को मिल रहे हैं। फिर आपको पॉलिटी से नॉर्मल सवाल ही रहते हैं जनरली, लेकिन 68 बीपीएससी में थोड़ा सा सवाल डीपली जाके उन्होंने पूछा हुआ है, तो वहाँ से आपको 10 सवाल देखने को मिलते हैं। 10 में से 3-4 सवाल आपको भी ये बिहार के होते हैं, और मैथ्स रीजनिंग तो आपको 10 सवाल होते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। तो टोटल पैटर्न अभी जो पैटर्न चल रहा है पिछला 4-5 साल से, ये पैटर्न ये है। और इसमें यदि हम लोग की ये केवल भी ये बिहार का वेटेज देखेंगे, तो केवल बिहार का वेटेज आपको यहाँ पे 10 सवाल, 10-7 17, 5 22 और 3 25, लगभग 25 से 30 सवाल आपको बिहार स्पेशल को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कि ये कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करना
चाहिए या फिर कौन से बुक्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। यदि हम बात करें हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए आपको इसके 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा। एक होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, एक है आपको मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरा है आपको मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, अभी यदि ये पिछला पैटर्न का हम बात करें 68 बीपीएससी का, तो उसके हिसाब से आपको ये जो क्लास 12th का बुक है पार्ट 3, क्लास 12th का एनसीईआरटी जो बुक है उसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है आपको एंशिएंट हिस्ट्री का, दूसरा पार्ट है आपको मेडिवल हिस्ट्री का, और तीसरा पार्ट है आपको मॉडर्न हिस्ट्री का। तो यहाँ से आपको ये कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री वाला तो फिर जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सोर्स आपका एक ये हो सकता है। इसके साथ साथ आप ये स्पेक्ट्रम भी पढ़ना चाहिए, स्पेशली स्पेक्ट्रम का जो लास्ट वाला पार्ट दिया अपेंडिक्स करके, वो सब आपको ज़रूर देखना चाहिए। फिर हम बात करें तो फिर यदि ये एंशिएंट प्लस मेडिवल का, तो आप लोग चाहें तो ये एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी में आपको थोड़े से फैक्ट्स कम मिलेंगे। बट एनसीईआरटी एक बार पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, इसमें आपको 4-5 चैप्टर है, इसमें आपको 4-5 चैप्टर है, तो बस रीडिंग देना है। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन में आप ये दोनों एनसीईआरटी को ख़त्म कर सकते हैं, यदि आप रेगुलरली उसे डेली 2-2 चैप्टर करें तो। और इसके अलावा यदि आपको ये दोनों के रिगार्डिंग फैक्ट्स चाहिए, तो फिर वो सारे फैक्ट्स आपको ये दोनों बुक से मिल जाएंगे। दोनों में से मतलब दोनों तो बुक सेम ही है, लूसेंट का है, तो यहाँ से भी आपको फैक्ट्स के लिए एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए ये जरूर फॉलो करना चाहिए। तो फिर जनरली यदि हम बात करें कि सबसे शॉर्ट में हम बात करें कि आपको क्या करना चाहिए इतिहास के लिए, तो इतिहास के लिए आप सबसे पहले ये आप एनसीईआरटी का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो। फिर आप स्पेक्ट्रम तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, ये कर लो। और बाकी आपका जो 2 पार्ट बचता है एंशिएंट प्लस मेडिवल हिस्ट्री के लिए, तो उसके लिए आप ये दोनों बुक एनसीईआरटी का आप लोग पढ़ सकते हो। और इसके साथ यदि इसके रिगार्डिंग आपको फैक्ट्स चाहिए, तो फिर फैक्ट्स के लिए आप लूसेंट वाला बुक से थोड़े फैक्ट्स देख लो। और यदि आपको ये सब पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी तो करना होगा ना, तो फिर प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र के बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर लो। घटना चक्र के बुक में जो भी पीसीएस होते हैं वो सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिया हुआ रहता है एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें साइंस का, तो साइंस अभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन के उभरा हुआ है पिछले कुछ सालों में। अब पहले की हम बात करें तो फिर पहले आपको साइंस में 20 ही सवाल देखने को मिलते थे, लेकिन पिछला 4-5 बार से साइंस से लगातार 30 सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो फिर साइंस को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए साइंस करने के लिए आपको साइंस से सवाल, अब वो लोग एनसीईआरटी से सबसे ज़्यादा सवाल निकाल रहे हैं, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी का क्लास 9-10 वाला बुक्स के जो भी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट 10 चैप्टर्स हैं, जैसे कि आप उसका प्रीवियस ईयर देखोगे तो जैसे कुछ चैप्टर्स हो गया, जैसे आपका फिजिक्स में हो गया लाइट चैप्टर, साउंड चैप्टर, फिर आपका बायोलॉजी में हो गया आपका ग्लैंड्स चैप्टर, और बायोलॉजी में आपका रिप्रोडक्शन भी है, प्लस आपका सेल्स भी है, प्लस जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो फिर ये सब टॉपिक्स जो भी साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सबको आप एनसीईआरटी से कर लो। और यही सेम चीज़ आप पढ़ने के बाद रिवीजन के लिए, मतलब ये तो आपको पढ़ने में जो भी टाइम लगे, इसके बाद आप लोग ये पढ़ो जो घटना चक्र है साइंस का, इसे हम लोग एक बेसिक बुक के रूप में रेफर कर सकते हैं। तो फिर साइंस के लिए आप 9-10 का एनसीईआरटी, 6-7-8 का एनसीईआरटी करने का ज़रूरत नहीं है, और ना ही अभी टाइम है कि हम लोग 6-7-8 का एनसीईआरटी कर सकें। इसके बाद आप ये कर लो, ये दोनों काफ़ी है। और यदि इसके बाद भी आपको पढ़ने का मन करे तो आप लूसेंट चाहो तो पढ़ सकते हो। स्पेशली क्या मतलब, यदि आपको कुछ फैक्ट्स चाहिए, जो कि फैक्ट्स बीपीएससी थोड़े कम पूछ रहे हैं। जो आपका 68th का एग्जाम हुआ था वहाँ पे फैक्ट्स की मात्रा बहुत कम थी, वहाँ पे जो भी टॉपिक्स थे वो सभी आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिस टॉपिक थे, तो फिर वो सब आपको एनसीईआरटी से ही कवर हो पाएगा। तो आप ये कर लो एनसीईआरटी, और आप घटना चक्र कर लो। इसके बाद क्लास 11-12 के बुक से भी आप चाहो तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हो, जैसे कि आपका बायोलॉजी का ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स और ये बायोटेक्नोलॉजी हो गया। इसके अलावा जो भी दूसरे टॉपिक्स हो जो कि इंपॉर्टेंट हो, आप इससे चाहें तो कर सकते हैं। केमिस्ट्री का आपको क्लास 12 से 3 टॉपिक तो आपको पक्का ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से बीपीएससी डायरेक्ट सवाल पूछता है। क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो आपका पार्ट 2 है, उसके लास्ट 3 चैप्टर्स जो हैं, आपका एक चैप्टर होगा आपका पॉलीमर होगा, दूसरा चैप्टर होगा आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और तीसरा चैप्टर होगा आपको जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ बायोमोलिकुल्स है।
तो ये तीनों चैप्टर्स आपको केमिस्ट्री के क्लास 12 के बुक से जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहो तो फिर यदि आप एनसीईआरटी का बुक उठाओगे बायोलॉजी का, तो वहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में चैप्टर जब खत्म होता है तो वहाँ पे 1.5 पेज का हर एक चैप्टर के लास्ट में समरी दिया रहता है, टोटल चैप्टर का समरी। तो वो समरी आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। बट ये तीनों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको ये 2 पार्ट है, इसका घटना चक्र का साइंस का बुक और आपको ये क्लास 9 और क्लास 10 का एनसीईआरटी का बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करें करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो 30 सवाल है। वैसे मैं पर्सनली करंट अफेयर को ज़्यादा वेटेज नहीं देता हूं। हालांकि करंट अफेयर से बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं, बट मैं पर्सनली करंट अफेयर को ज़्यादा वेटेज न देता हूं। इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण है कि आप 30 सवाल के लिए डेली 3 घंटे मेहनत करो, ठीक। और आप साइंस से भी 30 सवाल दे और साइंस के लिए आप डेली 1 आवर मेहनत करो, तो ये सही नहीं होता। मेरा मानना है कि आप साइंस के लिए 4 घंटे मेहनत करो और करंट अफेयर्स के लिए आप मात्र 2 घंटे मेहनत करो, यदि आप 6 घंटे मेहनत कर रहे हो तो। क्योंकि यदि आप जो करंट अफेयर तुरंत पढ़ोगे, ये करंट अफेयर आपको नेक्स्ट के एग्जाम में कभी काम में नहीं आएगा। नेक्स्ट जो परीक्षा होगा उस परीक्षा में इस करंट अफेयर का आपका कोई रोल नहीं रहेगा, फिर आपको दूसरा नया पढ़ना पड़ेगा 3 घंटे देके। उससे अच्छा है कि भाई हम पहले साइंस को अच्छे से कर लें, उसके बाद मतलब करंट अफेयर के ऊपर भी तो ध्यान देना ही है, बट कॉम्परेटिवली जो होता है वो करंट अफेयर के ऊपर आप थोड़े कम ध्यान दो। यदि आपका टारगेट है 30 सवाल आपको साइंस में भी है, 30 सवाल आपको करंट में भी है और 30 सवाल आपको 35 सवाल आपको इतिहास में भी है, हिस्ट्री में, तो आप ट्राई करो कि हिस्ट्री में 35 में से कम 30 सवाल आपका सही हो, साइंस में आपका 30 में से कम 25 से 26 सवाल आपको सही हो। और यदि करंट का बात करें तो फिर करंट में बहुत बच्चे ट्राई करते हैं कि उनका 30 में 28-30 सही हो, तो वो ज़्यादा अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है। मतलब कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहो तो फॉलो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप टारगेट रखो मात्र 20 से 22 सवाल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ो और यहाँ से 20 से 22 सवाल लाओ, ठीक। हालांकि मैं आपको सोर्सेज बता दे रहा हूँ, करंट अफेयर्स के तो मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट आप चाहो तो या तो ये बुक या तो ये बुक, दोनों में से कोई एक ही बुक आपको फॉलो करना है करंट अफेयर के लिए। नेशनल करंट अफेयर का हम बात कर रहे हैं, तो आपको एडुटेरिया का जो आपका करंट अफेयर आता है, अभी 6 माही वाला निकला हुआ है, इसे चाहो तो आप करंट अफेयर्स के लिए कर सकते हो। इसके बाद या तो ये करो या तो एसपीडी का करो, ठीक। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग ये बुक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये बुक कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज किया गया है बीपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग। मैं इस बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों बुक को कंपेयर करके। इसके बाद बात करें तो इसके बाद चाहो तो आप कोई भी यूट्यूब से कोई भी चैनल, जैसे कि आपका उत्कर्ष हो गया या फिर स्टडी आईक्यू हो गया, वो सारे टॉपिक से मंथ वाइज का आप एमसीक्यू का वीडियो देख लो। 1 वीडियो होता होगा 1.5 आवर्स का, तो उसमें आपको 100 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ वाइज होगा, वो कर दो। इतना काफ़ी आपको नेशनल करंट अफेयर के लिए, दिस मच इज इनफ। ओके, इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद आपका सेकंड पार्ट बचता है बिहार करंट अफेयर का। तो बिहार करंट अफेयर का भी आपका एडुटेरिया का वीडियो आता है, सॉरी इसका मैगजीन आता है, या तो आप वो कर लो, नहीं तो आप ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट पीसीएस कंसोलिडेशन आता है वो कर दो। बट इससे ज़्यादा बेटर है कि आप ये पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल करो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये रहा हम लोगों का करंट अफेयर का स्ट्रेटजी। इसके बाद हम बात करें आपको ज्योग्राफी का स्ट्रेटजी। तो फिर जैसा कि मैंने बोला कि ज्योग्राफी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अब ज्योग्राफी में आपको 3-4 चीज़, ज्योग्राफी में यहाँ पे बस बुक्स ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक ना। मैं आपको बताता हूँ कि ज्योग्राफी कैसे करना है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, जैसे कि आपका माउंटेन्स हो गया, ठीक, रिवर्स हो गया, क्या वोल्केनोज हो गए, आपका क्या ग्रासलैंड्स हो गया, तो वो सब टॉपिक्स आप ये घटना चक्र से पहले कर लो, ठीक। इसके बाद आपको ये दोनों बुक पढ़ना है। ये दोनों बुक आपको क्लास 12 वाला ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी का आपका ये क्लास 11th का ये ज्योग्राफी का बुक और ये ज्योग्राफी का बुक आपको जरूर करना है। और आप ये दोनों नहीं करना चाहते हैं तो आप लूसेंट कर लो, लूसेंट का भी ज्योग्राफी अच्छा दिया रहता है, ठीक। बट ये मेरा पहला चॉइस रहेगा कि आप ज्योग्राफी के लिए घटना चक्र करो, और इसका ये फिजिकल वाला आप करो चाहे नहीं करो, इंडियन ज्योग्राफी आपको यहाँ से जरूर करना है। ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी है और ये आपका इंडियन ज्योग्राफी है, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी जरूर करना चाहिए।
और लूसेंट में से आप चाहो तो क्या फैक्ट्स के लिए जो लास्ट में टेबल्स दिए रहते हैं वो टेबल्स को आप रेफर कर सकते हो। इसके साथ कुछ थियरीज दिए गए हैं। आप ये फिजिकल ज्योग्राफी का बात करोगे तो यहाँ पे कुछ थियरीज है, और वो थियरीज कौन दिए, जैसे कि आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, कौन दिया है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, कौन दिया हुआ है, आपके क्या प्लेट टेक्टोनिक्स है, कौन दिया हुआ है, ठीक कब दिया गया था। तो वो सारे टॉपिक्स को आपको इस बुक से खोज के करना है। मतलब ये बुक को बहुत ही सिलेक्टिवली यूज करना है। मेनली आपको जो कि रिलाई करना है ज्योग्राफी के ऊपर, या आप ये दो बुक्स के ऊपर रिलाई कर सकते हो। पहला आपका ये बुक घटना चक्र का, दूसरा है आपका ये क्लास 11th का फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक, भारत का। और आप थर्ड सोर्स रहेगा आपका लूसेंट का फैक्ट्स के लिए, ठीक। ये आपका लूसेंट का हिंदी मीडियम बुक है, और ये आपका लूसेंट का अंग्रेजी मीडियम बुक है, ठीक। इसके बाद हम बात करें इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में जैसा कि मैंने बात बोला कि मैक्सिमम सवाल किसके बेस्ड रहते हैं, तो फिर वो करंट अफेयर्स के बेसिस पे रहते हैं। मैक्सिमम सवाल करंट अफेयर के बेसिस पे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले आप करोगे बजट, करोगे इकोनॉमिक सर्वे करोगे, ठीक। बजट इकोनॉमिक सर्वे किसका, भारत का भी और बिहार का भी। ये इस पार्ट से तो आपको 3 से 4 सवाल मिलने ही मिलने हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये दोनों पार्ट। और इसके लिए आप चाहो तो भी ये बिहार के इकोनॉमिक सर्वे प्लस ये इकोनॉमिक सर्वे प्लस ये बजट के लिए हमारे चैनल पे वीडियो पहले से अवेलेबल है। पीसीएस मंत्रालय पे इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो कुछ दिन पहले ही अपलोड किया गया था, और जल्द ही बजट का भी वीडियो ये हमारे द्वारा लाया जाएगा। इसके बाद के हम टॉपिक्स का बात करें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको जरूर करने चाहिए। पहले आपका 5 ईयर प्लान्स, ये आपको जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मॉनेटरी पॉलिसी और आपका बैंकिंग सिस्टम जो भारत का है वो करना चाहिए। फिर आपका इसके साथ बजट वाला जो टॉपिक है, बजट कब बना, पहला बजट कब आया, बजट का कौन सा आर्टिकल है, ये सब चीज़। फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक ना, टर्म्स है, वो सबका मतलब जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, आपका क्या ये आपका नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद आपका इन्फ्लेशन हो गया, आपका सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, आपका रिसेशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है। तो फिर ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज को आपको जानना चाहिए। इसके बाद कुछ कमिटीज़ का नाम भी आपको जानना चाहिए। सारे कमिटीज़, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कमिटी किससे रिलेटेड है, ये आपको याद रहना चाहिए। फिर कुछ बुक्स हो गए, जैसे कि आपका इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट के बुक, जैसे कि आपका जॉन किन्स का जो आपका बुक है वो सब बुक्स, या फिर आपका अमर्त्य सेन का जो किताब है, वो सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। और ये सब आपको लूसेंट सब जगह मिल जाएगा। फिर आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, 3 सेक्टर्स होते हैं, किसमें क्या होता है ये सब। उसके बाद उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हम लोगों के जीडीपी में। फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, सीएडी आपका क्या होता है, आपका ये सब रिफॉर्म्स कब किए गए, कौन प्राइम मिनिस्टर से, क्या इसके इफेक्ट्स थे। तो फिर ये सब तो टॉपिक आपको करने चाहिए इकोनॉमिक्स में। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ। इसके साथ साथ आपको वो टॉपिक शायद छूट गया है, जैसे आपका सेबी हो गया, ठीक ना, पीएफआरडीए हो गया, ठीक ना, नाबार्ड हो गया, आपका ये हो गया क्या ये आपका सिडबी हो गया। तो ये सब मतलब इंश्योरेंस हो गया, पेंशन सेक्टर, ये जो है ये दोनों सेक्टर आपको देख लेना चाहिए, ठीक। और इसके लिए हमारा सोर्स क्या रहेगा, तो सोर्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपका लूसेंट रहेगा सबसे बेसिक सोर्स, ठीक। और इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी में 3 बुक होते हैं, ठीक ना। आप क्लास 9-10 का काम का नहीं है, आपको जाओगे तो आपको मिलेगा क्लास 11 में अभी आपको ये चलता है, ठीक ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स चलता है, तो इसको आपको यूज़ नहीं करना है। और क्लास 12th में आपको चलता है 2 बुक्स, एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसे भी आपको यूज़ न करना है। और दूसरा बुक होता है आपका इंडियन इकोनॉमी का एक बुक होता है, तो वो बुक आपको जरूर पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी वाला बुक आपको प्री के साथ साथ मेंस में भी काम में मिलेगा, ठीक। डेट्स वही आपको इंडियन इकोनॉमी वाला क्लास 12th वाला बुक से करना है। और बाकी की जो भी टॉपिक्स है वो आप ये चाहो तो लूसेंट से कर लो, या आप क्या इसका भी आप चाहो तो घटना चक्र इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ आपको जो आपका इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो गया करंट अफेयर में, पॉपुलेशन और सेंसस हो गया, वो सबसे भी सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका पॉलिटी है। पॉलिटी से अभी मुश्किल से 10 सवाल देखने को मिल रहे हैं, तो इसे चाहो तो आप लक्ष्मीकांत से, आपको आर्टिकल 1 से 51 तक लक्ष्मीकांत से करना चाहिए। आप चाहो तो इसे आप लूसेंट से भी कर सकते हो, बट मैं आपको लक्ष्मीकांत से इसलिए बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 1 से 51 आपका मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्री के साथ साथ आपका मेंस का भी प्रिपरेशन
हो जाए साथ में। डेट्स आप ये आर्टिकल 1 से 51 तक आप जो है ठीक ना 1 to 51 आप इससे कर लो, लक्ष्मीकांत से कर लो, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लूसेंट से कर लो। जैसे कि आपका फोकस हो गया पंचायती राज सिस्टम हो गया, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हो गया, कितने पार्ट्स हो गए, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल आपका 213 हो गया, ठीक ना 1 to 3 हो गया। तो ये सब टाइप के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो कर लो। फिर आप पार्लियामेंट चैप्टर कर लो, प्रेसिडेंट कर लो, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, ठीक। इसके बाद आपका गवर्नर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, ठीक ना। उसके साथ साथ आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल है कौन नहीं है, ये लोग का टेन्यूर क्या हो, ये टेन्यूर क्या होता है, कौन ये लोग को अपॉइंट करते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको देखने का जरूरत है। इसके साथ साथ आप जुडिशियरी वाले चैप्टर को कर लो। जुडिशियरी चैप्टर का हम बात करें तो आपको सुप्रीम कोर्ट हो गया, और आपका हाई कोर्ट हो गया, और आपका लोकल कोर्ट, ठीक ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो सबको भी आपको करने का ज़रूरत है। इसके बाद जो आपका कुछ अधिनियम बना था, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, तो ये सब चीज़ों को भी आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इससे भी एक सवाल चला आता है, ठीक ना। तो मेनली पॉलिटिकली हमारा यही स्ट्रेटजी रहना चाहिए, ठीक। वैसे पॉलिटिको तो हम तो जो हम लोग का डे सीरीज चल रहा था, जिसे मैंने बीच में रोक दिया था कुछ रीजंस के वजह से, तो वो सीरीज में हम लोगों ने पॉलिटिको थॉरोली कम्प्लीटली कवर किया हुआ था 30 डेज में, ठीक ना। इसके बाद हम बात करते हैं जो हम लोग का लास्ट चैप्टर, जो कि हम लोग का लास्ट सेगमेंट बचता है, दैट इज मैथ एंड रीजनिंग। और इसके लिए आप मेनली PYQs जो भी हैं वो सब आप ये PYQs लगा लो। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि आपका अलजेब्रा हो गया, ठीक ना, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये भी चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर प्ले करता है, ठीक ना, BPSC के एग्जाम में रेशियो प्रोपोर्शन जो है, ठीक। फिर आपका टाइम एंड वर्क हो गया, और टाइम एंड स्पीड हो गया। इसके बाद आपका बोट स्ट्रीम हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट दोनों तरह का, ठीक ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके साथ साथ ये जो आपका होता है ना कि वो शॉपकीपर क्या करता है, धोखाधड़ी करता है, मतलब 1 kg के जगह पे 750 ग्राम का ही आपका वेट का इस्तेमाल करे, तो वो टाइप के भी सवाल आपको जरूर करने चाहिए। आपको प्रॉफिट लॉस में आता है, तो प्रॉफिट लॉस आपको करना है। इसके साथ साथ आपको ब्लड रिलेशन करना है, ठीक ना, मिक्सचर करना है, सीक्वेंस करना है, एवरेज करना है। तो ये सब टॉपिक आपको मैथ्स में कर सकते हो, क्योंकि मैथ आप यहाँ से प्रिपेयर करोगे तो ये आपको DI पार्ट में भी काम में आएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोगों का स्ट्रेटजी, जो कि आपको 60 डेज में स्ट्रेटजी रहने चाहिए। तो फिर ये सब चीज़ें आपको पढ़ने के बाद टेस्ट लगाने के लिए आप कम से कम 10 मॉक टेस्ट आप जरूर दो, और ये मॉक टेस्ट आप दोगे ऑफलाइन, ऑनलाइन आप नहीं दोगे, और ना ही आप टेलीग्राम पे उल्टे पुल्टे क्विज बोर्ड्स दोगे, ठीक। ऑफलाइन आपको कम से कम 10 टेस्ट लगाने हैं। इसे या तो आप किसी कोचिंग में लगाओ, या तो आप कोचिंग का मटेरियल ला के आप अपने घर पे लगाओ, आपका मन। आप किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज को इस्तेमाल कर सकते हो। तो उससे आपको मतलब वैसे टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल करना है जो कि आपको रियली में वैल्यूएबल हो, वो नहीं कि जो कोचिंग वाले कुछ भी उठा के डाल देते हैं उसे आप लोग इस्तेमाल करने लगो, ठीक ना। तो फिर जो भी अच्छे कोचिंग्स हैं, ठीक, पटना के या फिर आपको दिल्ली के, तो वो सारे कोचिंग्स के आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने, और मॉक टेस्ट लगा के उसका एनालिसिस भी आपको करना है, ठीक ना। जैसे कि देखिए मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। आप करोगे ये, आज टाइम सेट किए 2 आवर, ठीक। आप मॉक टेस्ट देने बैठोगे 1 hour 45 मिनट में, ठीक ना, क्योंकि 15 मिनट आपको वो क्या गोले भरने में भी लगेंगे, ठीक। आप मतलब घर पे ट्राई करो कि 1 hour 50 मिनट में आप गोला भर उड़ के ख़त्म कर दो, और इससे आप जाके उसके बाद अपना जो भी टेस्ट दिया आप उसे मैच कर दो, ठीक ना, उसके जवाब से। और इसके बाद यदि आपको मैच करने के बाद आपको जितना भी नंबर मिले, जैसे कि सपोज करिए कि आपको 95 मिला आउट ऑफ 150 निगेटिव काट के, ठीक। अब निगेटिव कितना जाएगा BPSC ने बताया हुआ नहीं है, तो हम लोग कुछ बोल ना सकते कि क्या निगेटिव जाएगा, बट वाट एवर भी आपको 95/150 मिलता है। इसके बाद आप करोगे क्या, नेक्स्ट डे आप इस टेस्ट का एनालिसिस करोगे। टेस्ट आपने लगाया, टेस्ट तुरंत लगाया, बट ये टेस्ट का आपका एनालिसिस होगा नेक्स्ट डे, ठीक। सेम डे आपको एनालिसिस नहीं करना है, और नेक्स्ट डे आपको ज़रूर से ज़रूर एनालिसिस करना है, ठीक, ताकि चीज़ें लंबे समय तक याद रहे। क्योंकि आपने जो गलत किया हुआ है वो आप जब दूसरे दिन लगाओगे
तो आपको दिखेगा कि वो आपने गलत क्यों किया हुआ है, या फिर क्या वो सवाल गलत करने वाला था या नहीं था। तो आप ये क्या नेक्स्ट डे एनालिसिस करोगे। तो ये इस तरह करके आप कम से कम 10 मॉक टेस्ट जरूर लगाओगे, ठीक। और एनालिसिस के साथ साथ जो भी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज में नहीं मिले उसे आप या तो नोट डाउन करोगे या याद करोगे, ठीक। नोट डाउन कर दो या उसे आप अपने नोट्स में लिख लो। तो ये तरीका रहेगा आपके टेस्ट सीरीज लगाने का तरीका, ठीक। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का स्ट्रेटजी। यदि आपको हमारा स्ट्रेटजी पसंद आया तो फिर वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक। इसके बाद हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस मंत्रालय से भी जुड़ सकते हो, जिसको जुड़ने का लिंक ये टेलीग्राम में आप जाओ, ऊपर सर्च करो पीसीएस वर्ड्स, आप केवल सर्च करना, ठीक। PCSVERS ये आप सर्च करोगे टेलीग्राम में तो आपको हमारा चैनल पीसीएस मंत्रालय दिख जाएगा। इसके बाद हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लोग का बिहार का के बजट से रिलेटेड होगा। ओके देन, थैंक यू, सी यू सून, प्रिपेयर वेल, गुड लक।